नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार सिंह आप सभी लोगों का विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संविधान और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है। तो जो संविधान शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समान, और विधान का अर्थ होता है नियम एवं आदेश। अर्थात देश के नागरिकों के लिए जो एक समान नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान को अंग्रेजी भाषा में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजनीतिक व्यवस्था। तो संविधान जो शब्द है वह राज्य रूपी शरीर के ढांचे को इंगित करता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो संविधान नियमों और कानूनों का लिखित एवं विस्तृत दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने संविधान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसमें से हम कुछ परिभाषाओं को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन ऑस्टिन की परिभाषा के संबंध में। जॉन ऑस्टिन ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि संविधान वह है जो सर्वोच्च शासन का ढांचा निर्धारित करता है। इसी तरीके से लॉर्ड ब्राइस महोदय ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा कि शासन संचालन से संबंधित जो प्रतिस्थापित नियम है उसे ही संविधान कहते हैं। आइए अब हम भारतीय संविधान की कुछ खास विशेषताएं हैं जिसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता जो है उसमें निर्मित एवं लिखित संविधान। लिखित संविधान। भारत का संविधान एक विशेष समय में निर्मित हुआ है। आप सभी को पता होगा कि जो भारत का संविधान है 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। भारतीय संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण महापुरुषों ने अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें हम नाम ले सकते हैं प्रमुखता के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेम बिहारी रायजादा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव। इसके अलावा तमाम जो हमारे महापुरुष रहे जिन्होंने कानून के बारे में अच्छी जानकारी रखी, संविधान को लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत का जो संविधान है निर्मित एवं लिखित होने के साथ साथ व्यापक भी है। तो दूसरी विशेषता हम संविधान की देख सकते हैं व्यापकता।
भारत का जो संविधान है बहुत ही व्यापक है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा 395 अनुच्छेद है, जिसमें देश के बारे में नियमों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारतीय संविधान व्यापकता को लेते हुए एक अलग ही विशेषता रखता है। भारत का संविधान कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान है। आइए तीसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का मतलब यह है कि जो भारत है आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत आंतरिक मामलों में पूरी तरीके से संप्रभु है। भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के साथ में संधि और समझौता करने के लिए स्वतंत्र है। वह संधि या समझौता करने के लिए बाध्य नहीं है। आइए चौथी विशेषता की तरफ हम बढ़ते हैं। समानता का समावेश। भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता समानता है। भारतीय संविधान में समानता के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। समानता का सीधा सा मतलब है समानीकरण की प्रक्रिया। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कहें हेराल्ड जोसेफ लास्की ने समानता को परिभाषित करते हुए कहा कि समानता मूल रूप से समकरण की प्रक्रिया है। यह एक तरफ विशेषाधिकारों का अभाव और दूसरी तरफ सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करती है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम देखें तो इसमें 4 समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 है, जिसमें यह कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत में जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे पार्क हो गए, इसके अलावा जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐसे जगहों पे जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर रोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थान किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी
किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पे जाने के लिए सबको समान अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 16 में यह कहा गया, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता का अधिकार। भारत में जितने भी योग्य नागरिक हैं उनको अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी पद प्राप्त करने का अवसर भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी पद के लिए योग्यता रखता है तो वह उसके लिए चयनित होगा। उसमें चयन के लिए उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसके पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए आर्टिकल 18 के बारे में बात करते हैं, जो कि समानता से जुड़ा हुआ है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधि नहीं धारण करेगा। विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा अर्थात कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधि नहीं धारण करेगा। शिक्षा से संबंधित, साहित्य से संबंधित उपाधियां जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, वैसी उपाधियों को भारतीय नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करेंगे, लेकिन विदेशी उपाधियां बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं प्राप्त करेंगे। चलिए इसको अभी हम मिटा देते हैं। आगे जो संविधान की विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम भारतीय संविधान के 5वीं विशेषता के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता का समावेश। स्वतंत्रता का फिर से लिखते हैं, स्वतंत्रता का समावेश। भारतीय संविधान की अपनी एक अनोखी विशेषता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय नागरिकों को देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्रता है। इसके अलावा भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा वृत्ति, व्यापार और अपनी जीविका चलाने के लिए वृत्ति करने के लिए छूट या कहिए कि स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। अगर हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें 5 स्वतंत्रताएं मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। सबसे पहला है मत देने का अधिकार, यानी जितने भी चुनाव में प्रत्याशी खड़े होते हैं किसी भी पद के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री पद की बात हो, चाहे किसी मंत्री पद की बात हो,
उसके लिए सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, सरकारी पद प्राप्त करने का स्वतंत्रता, ये भी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसको सरकारी पद प्राप्त करने से रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, भारत के में जितने नागरिक रह रहे हैं अगर वह सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें सरकार की आलोचना करने की भी स्वतंत्रता है। इसके साथ ही साथ आवेदन पत्र देने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। सभी भारतीय नागरिक सरकारी आवेदन पत्र दे सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता है उनको। इसके साथ ही साथ सरकारी पद छोड़ने की भी स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि अब वह सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है तो वह आवेदन पत्र दे करके सरकारी पद को या सरकारी नौकरी को छोड़ भी सकता है। इसके लिए उस पर कोई भी बाध्यता नहीं है, वह उसको छोड़ सकता है। इसके लिए वह पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। आइए आगे हम संविधान की और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। न्याय का समावेश। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है न्याय का समावेश। भारतीय संविधान में न्याय के बारे में यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तो इसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं। और न्याय की यही परिभाषा भी है कि चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, जब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है तो उसे हम न्याय कहते हैं। हमारे देश में न्याय के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगर निचले स्तर पे देखेंगे तो जिला न्यायालय है। जब हम राज्य की तरफ देखते हैं तो राज्य के अपने उच्च न्यायालय है। वही केंद्र में देखेंगे तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पे देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जो कि जनता के द्वारा जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाते हैं, लेकर के जाते हैं लोग, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और उन केस पर सुनवाई करके भारतीय जनता की समस्याएं जो होती है उसका समाधान प्रस्तुत करती है, समाधान के बारे में निर्णय देती है। आइए हम भारतीय संविधान के 7वीं विशेषता की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व वह है जो राज्य के लिए एक दिशा निर्देश है कि भारतीय जनता के लिए जो भी राज्य नीतियां बनाए तो उसमें यह जरूरी है कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व मौजूद है उसको ध्यान में रख करके बनाए, जिससे भारतीय जनमानस का अधिक से अधिक कल्याण संभव हो सके। हमारे भारतीय संविधान में देखा जाए
तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। अगर इसमें हम देखेंगे तो कुछ खास महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे परीक्षा में पूछ लेता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात किया गया है, तो उसमें अनुच्छेद 40 जो है उसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। इसी तरीके से हम और आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 45 जो यह कहता है कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि भारत देश में जितने भी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था करेगी। इसके साथ में अनुच्छेद 49 में यह कहा गया कि जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उसका संरक्षण राज्य सरकारें करेंगी। जैसे मान लीजिए ऐतिहासिक इमारत का अगर हम नाम लेते हैं तो कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इसके अलावा आप देखेंगे लाल किला है और ऐसे ही सांची का स्तूप है, कंबोडिया, ये छोड़ देते हैं, अपने भारत की बात करते हैं। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें हैं इनके संरक्षण की बात संविधान में कही गई है और राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण करे, यह उनका प्रमुख दायित्व है। अनुच्छेद 50 राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 50 में यह कहा गया कि कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है दोनों को अलग अलग किया जाए। मतलब सीधा सा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग जो उनको जिम्मेदारियां दिए जा रहे हैं, जो कार्य दिया जा रहा है उस कार्य को करे। न तो कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे और न ही न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे। अनुच्छेद 51 जो कि एक प्रमुख राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जिसमें यह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है, ठीक है, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाती है तो इस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा राज्य का प्रमुख दायित्व है। इस अनुच्छेद को जब भी राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई संधि या समझौता करे तो शांतिपूर्वक ढंग से समझौता करे, आपसी मतभेद करके आपस में वैमनस्य की भावना न रखे। आइए और आगे बढ़ते हैं। 8वीं विशेषता हम संविधान की देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में क्या और विशेषताएं प्रमुख है। तो हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता हमारे भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब है धर्म से निरपेक्ष होना, अर्थात जो भारत है वह किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करेगा। भारत का अपना कोई भी राजधर्म नहीं होगा, कोई विशेष धर्म नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कई सारे धर्म मौजूद हैं। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। ये जो सभी धर्म है, भारत इन सभी धर्मों को फलने फूलने का समान अवसर प्रदान करेगा। भारतीय संविधान में ये जितने भी धर्म मौजूद है, इन धर्मों में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत धर्म के मामले में अलग रहेगा। भारत हमेशा सभी धर्मों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
नवी विशेषता हम देखते हैं कि संविधान की क्या है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 प्रमुख शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 3 प्रमुख शब्द जोड़े गए थे। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यह है कि भारत का जो सर्वप्रमुख होगा वह वंशानुगत पद धारण न करके जनता द्वारा निर्वाचित होगा। आप देख पा रहे हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले अगर देख लेंगे कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। एक प्रमुख ही राष्ट्रपति अमेरिका के थे जिनका नाम आपने सुना होगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन यह कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। 10वीं विशेषता हम अपने भारतीय संविधान की देखेंगे। समाजवादी व्यवस्था का समावेश, समाजवादी व्यवस्था का समावेश। सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा, समाजवादी का मतलब क्या है। समाजवाद से तात्पर्य यह है कि उत्पादन के जो भी संसाधन है उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, अर्थात उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। राज्य सरकार इन उत्पादन के साधनों का भारतीय नागरिकों में इस तरीके से वितरण करेगा जिससे प्रत्येक नागरिक को अपने आजीविका का निर्वाह करने के लिए सुविधा प्राप्त हो सके। और आगे बढ़ते हैं कि संविधान की अपनी क्या विशेषता है। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल और दबाव समूह की व्यवस्था। हमारा भारतीय संविधान, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, कि बहुत ही व्यापक है। पूरे विश्व में सबसे व्यापक संविधान अगर कोई है तो वह भारत का संविधान है। भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों की विस्तार से चर्चा किया गया है। इसके साथ ही दबाव समूहों के भी बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। राजनीतिक दल, जैसा आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये जो आप दल का नाम सुनते हैं, तो इन दलों के बारे में भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, इसको भी हमें जान लेना चाहिए। राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठन है या कहें एक समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं, जिनकी अपनी एक विचारधारा होती है और कुछ खास सिद्धांत होते हैं। इसके साथ ही साथ वो लोग सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ठीक। दबाव समूह क्या है? दबाव समूह यह भी व्यक्तियों का एक समूह होता है और यह क्या करता है, अपनी मांग
मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। यह चुनाव को प्रभावित करने का भी काम करता है। दबाव समूह क्या है कि यह किसी भी राजनीतिक दल को बाहर से सपोर्ट करता है, बट राजनीतिक दल जैसे चुनाव लड़ते हैं वैसे जो दबाव समूह है यह अपनी मांग सरकार से मंगवाने के लिए सरकार पे दबाव तो बनाते हैं, लेकिन यह चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगर दबाव समूह की बात करेंगे तो हमारे यहाँ कुछ खास दबाव समूह हैं, जिसमें से हम नाम ले सकते हैं फिक्की, हम हिंदी में फिक्की बोलते हैं। फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यह फिक्की का पूरा नाम है। यह एक प्रमुख दबाव समूह है। इसके अलावा एसोचैम है। अगर हम विद्यार्थी दबाव समूह की बात करेंगे तो एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ये सब दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। एबीवीपी, आइसा, एनएसयूआई, ये विद्यार्थी से जुड़े हुए संगठन हैं जो दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। सरकार से छात्र के हित में मांग रखते हैं सरकार के पास में, और उसको पूरा करवाने के लिए ये आंदोलन भी करते हैं कभी कभी। और आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों का समावेश हमारे भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में भारत में जितने नागरिक रह रहे हैं, इसके अलावा कुछ विदेशी नागरिक भी जो भारत में रह रहे हैं, उनके लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं, जिसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसी तरीके से हम देखते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसी तरीके से अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा और देखेंगे हम अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक भाषा
और लिपि की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो राज्य में होता है, ये न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रमुख रीट जारी करते हैं, जो कि इनको स्पेशल पावर दिया गया है। 5 रीट बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 5 रीट में कौन शामिल है या फिर कौन नहीं है। तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि 5 रीट कौन कौन से है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यह लेख सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा इसलिए जारी किया जाता है कि कहीं कोई भारतीय नागरिक जो सरकारी पद प्राप्त किए हों, वो अवैध तरीके से तो नहीं प्राप्त किए हैं। जब कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी करता है। यह नोटिस उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अवैधानिक तरीके से सरकारी पद प्राप्त किया है कि आप हमें बताएं कि जो आपने सरकारी पद प्राप्त किया है वो अवैध है और आप इस पद पे कैसे बने हैं। तो यह रीट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि परीक्षा में बार बार सभी स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है। और न केवल हायर एजुकेशन में, बल्कि इसके अलावा लोअर जितने भी एग्ज़ाम कह सकते हैं हम, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, ये रीट से संबंधित एक प्रश्न तो रहता ही है जब राजनीति विज्ञान की बात हम करते हैं। और दूसरा है मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा कि जो मैंने अभी बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कही वो एक्चुअली क्या है, अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा का मतलब ये है कि जैसे किस अधिकार से आपने कोई सरकारी पद प्राप्त किया है तो वो अवैध है, तो क्यों आपने ऐसी गलती दोहरा करके यह सरकारी पद प्राप्त किया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है, यह रीट उनके लिए जारी किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपराध किया है तो उसको 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अलावा परमादेश, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, वह अपने से निचली अदालतों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो जिला कोर्ट हो, उसके लिए वह कोई भी आदेश जारी कर सकती है। और इन आदेशों का पालन करने से जो निचले न्यायालय हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे जिला न्यायालय हो, वो इनकार नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है क्योंकि उसके आदेश निचले अदालतों के लिए नजीर के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जारी होते हैं, जिसका पालन निचले अदालत को करना ही करना है। इसके अलावा प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट अपने से निचले अदालतों, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट को यह आदेश जारी कर सकता है या उनको कोई भी
ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। वह उनको ऐसा कार्य करने से रोक सकता है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके अलावा है उत्प्रेषण। यह भी एक प्रमुख रीट है जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसमें भी यही बताया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि जो भी मामला है जो कि निचले कोर्ट में चल रहा है, यदि वो काफी संगीन है तो उससे संबंधित फाइलों को सुप्रीम कोर्ट अपने यहां मंगा सकता है और उस पर सुनवाई कर सकता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए और आगे देखते हैं भारतीय संविधान की और प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें हम देखेंगे जो नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संविधान की, वह है संघात्मक गुणों का समावेश। भारतीय संविधान को यह कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वह संघात्मक है। तो संघात्मक भारतीय संविधान को क्यों कहा जाता है, उसके पीछे की कुछ वजहें हैं। भारतीय संविधान को संघात्मक कहा जाता है। किसी भी संविधान को संघात्मक कहलाने के लिए उसमें 4-5 प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। आइए एक एक विशेषता को हम देख लेते हैं कि संविधान को संघात्मक होने के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लिखित एवं निर्मित संविधान। संघात्मक जो भी व्यवस्था होती है उसका एक प्रमुख गुण होता है लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का जो संविधान है वह निर्मित और लिखित है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में भारत का संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके साथ ही साथ जो भारत का संविधान है उसको बनाने में पैसे भी अच्छे खासे लगे थे, जो कि आपको जानना चाहिए। अभी तो एग्जैक्ट आइडिया कुछ मिस हो रहा है, वो हम बाद में आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए याद आ गया, 26,28,729 रुपए यह भारतीय संविधान को बनाने में पैसे लगे थे। किसी भी संविधान को संघात्मक होने के लिए शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन हमारे भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो दोहरे स्तर पे सरकार चलती है, एक केंद्र की सरकार चलती है, एक राज्य की सरकार चलती है। तो केंद्र और राज्यों में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि संघात्मक शासन का गुण मौजूद है, इसलिए भारत को संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। और संविधान की सर्वोच्चता, संघात्मक शासन व्यवस्था होने के लिए जो तीसरा प्रमुख गुण है वह संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान
ही सर्वोच्च संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है। संविधान के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे वह राष्ट्रपति हो, इसके अलावा कोई भी देश का अमीर व्यक्ति हो या अन्य व्यक्ति हो, वह संविधान के ऊपर नहीं हो सकता। सर्वे सर्वा संविधान ही होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान में देखें तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था है। आप देख पा रहे होंगे, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में हाई कोर्ट और जिले में जिला न्यायालय। ये सभी जो न्यायालय हैं वह अपने कार्यों को करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इन पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की खास विशेषताएं देखने को मिलती है। अच्छा, हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें कुछ एकात्मक लक्षण भी मौजूद है, यानी एकात्मक शासन का भी कुछ लक्षण हमारे भारतीय संविधान में मौजूद है। एकात्मक लक्षणों से युक्त संविधान, युक्त संविधान। अच्छा, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, अर्थात एकात्मक शासन व्यवस्था जहां पे होती है, यानी सारी शक्ति केवल केंद्र में होती है, उसकी विशेषता भी भारतीय संविधान में किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जब भी संकट का समय आए तो सही ढंग से त्वरित निर्णय लिया जा सके भारत सरकार द्वारा। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। आइए उसमें देखते हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें हम देखते हैं आईएएस, ठीक है, आईएफएस, आईपीएस, यह अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आईएएस जिनको हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। इसके अलावा है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इस सेवा में जो भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चयन करके आता है वो केंद्र का, सरकार का सर्वेंट होता है और केंद्र के द्वारा नियुक्ति हो करके यह सारे जितने भी योग्य अधिकारी होते हैं अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, बट ये जवाबदेह होते हैं केंद्र सरकार के लिए, न कि राज्य सरकार के लिए। राज्यपालों की नियुक्ति। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति देखेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार में जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं वह राज्यपाल की हर राज्यों में नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल भी राज्य के लिए देखा जाए तो मुखिया के रूप में काम करता है कि राज्य में सारे शासन व्यवस्था सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह देखने का काम करता है और सारा अपना रिपोर्ट वह राष्ट्रपति महोदय को ही प्रस्तुत करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी शासन व्यवस्था है कहीं गलत तो दिशा में तो नहीं जा रहा है। राष्ट्रपति समय समय पर राज्यपालों से रिपोर्ट मांगता रहता है। अर्थात देखेंगे तो जो स्थिति बन रही है कि राज्यपाल भी जवाबदेह होता है राष्ट्रपति के प्रति। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं
और भारत के लिए राष्ट्रपति एक ही होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होकर के यह दिखाता है कि केंद्र में राष्ट्रपति है तो केंद्र सरकार का बोलबाला अधिक है राज्यों को कंट्रोल करने में भी। तीसरा, अनुदान। भारतीय संविधान में जब अनुदान देने की बात आती है तो भारत सरकार विभिन्न राज्यों को अनुदान देती है। बेसिकली भारत में देखा जाए तो आकस्मिकता निधि है, संचित निधि है, यह पूरे अखिल भारतीय स्तर पे निधियां हैं और संचित निधि से पैसा जो होता है वह राज्य में कर्मचारी होते हैं उनके लिए प्रोवाइड कराया जाता है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको पैसा दिया जाता है। इसके अलावा जो आकस्मिकता निधि होती है, अगर भारत में कहीं भी संकटकालीन स्थिति बनी हुई है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो ऐसे अचानक आने वाले सिचुएशन के लिए राष्ट्रपति महोदय उस आकस्मिकता निधि से भी पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को संविधान का अर्थ क्या है, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।